तो दोस्तों आज आप देखने वाले हैं साल की बेस्ट थ्रिलर सीरीज मिर्ज़ापुर सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है मुन्ना के अंतिम संस्कार को दिखाते हुए, जिसके बाद उसकी पत्नी माधुरी, जो कि प्रदेश की सीएम भी है, वो कसम खाती है कि वो गुड्डू को ख़त्म कर देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस गद्दी को भी ख़त्म कर देगी जिसके चक्कर में मुन्ना की जान गई। वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट देती है कि स्टेट को वो भय मुक्त प्रदेश बनाएगी। अब भले सबको पता है कि गुड्डू एक गैंगस्टर है, लेकिन उसके अगेंस्ट ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह, जिसके चलते माधुरी उसको सीधा अरेस्ट नहीं कर पा सकती। बीना और उसका बच्चा भी गुड्डू के पास ही है और उनकी सेफ्टी भी माधुरी की प्रायोरिटी है। पुलिस ऑफिसर्स भी गुड्डू के अगेंस्ट जाने से डरते हैं, सिवाय आईजी के। इसलिए माधुरी आईजी से मिलकर गुड्डू के एनकाउंटर का जिम्मा देती है। इधर कोर्ट में गुड्डू के पिता रमाकांत पंडित कन्फेस करते हैं कि उसी ने आर एस मौर्य का खून किया है, जिसके लिए कोर्ट से जो सज़ा देगा उसे कबूल है। जिस पर मौर्य फैमिली का लॉयर कहता है कि रमाकांत ने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को मारा है अपने क्रिमिनल बेटे का रास्ता साफ करने के लिए, और ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। वो कोर्ट से अपील करता है कि रमाकांत को फांसी की सजा सुनाई जाए। रमाकांत बोल सकता था कि मौर्य इलीगल तरीके से गुड्डू का एनकाउंटर करना चाहता था और सेल्फ डिफेंस में उसने मौर्य को मारा, लेकिन रमाकांत अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोलता और रमाकांत को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। लेकिन रास्ते में गुड्डू पुलिस वैन को रोक लेता है। हम देखते हैं कि गुड्डू की टांग अभी भी ठीक नहीं हुई है और चलने के लिए वो छड़ी का यूज़ करता है। वैन में जाकर वो रमाकांत से बात करता है। वो कहता है कि आप घर चलिए, केस को मैं रफा दफा करवा दूंगा, लेकिन रमाकांत नहीं मानता। वो कहता है जो मैंने किया है उसकी सज़ा मैं पाऊंगा। गुड्डू कहता है कि कम से कम डिफेंस तो करिए, आप खुद वकील हैं, कम से कम फांसी से तो बच जाएंगे। अपने बारे में ना सही तो माँ और डिम्पी के बारे में सोचिए। लेकिन रमाकांत नहीं मानता, जिद्दी तो ठहरा। वो गुड्डू से कहता है कि बस एक काम कर दो, हमारा हमारा स्कूटर पुलिस स्टेशन पर खड़ा है, उसे घर छोड़ देना। इधर शरद माधुरी से मिलने आता है, जहाँ पर वो इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहता है कि हम दोनों के ही पिता नहीं रहे, इसलिए वो माधुरी के दुख को समझ सकता है। तो कहता है कि माधुरी को अगर उससे किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो वो उसके साथ खड़ा है। जिस पर माधुरी कहती है कि उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जाते जाते शरद पूछता है कि कलीन भैया का कुछ पता चला क्या, जिस पर माधुरी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इधर कालीन भैया की तलाश में गोलू आजमगढ़ आई हुई थी, जहाँ पर उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि इस एरिया की सारी खबर रखता था। गोलू उस आदमी से लिंक निकलवाती है और एक जगह पर पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है कि किसी आदमी का इलाज चल रहा था। ये देखते ही वहाँ पर सीधा अटैक कर देती है, लेकिन वो आदमी कालीन नहीं कोई और होता है। बाहर आकर गोलू सबसे कहती है कि वो किसी आदमी को ढूंढ रही है और उसे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर गुड्डू ने भेजा है। तभी भीड़ में से एक आदमी निकलकर कहता है कि मिर्ज़ापुर नहीं आजमगढ़ है और यहाँ के किंग हम हैं। गोलू कहती है कि जब मिर्ज़ापुर की कुर्सी हमारी है तो पूरा पूर्वांचल हमारा है। जिस पर कुछ लोग उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसने गोलू को लिंक दी थी, और सबके सामने बड़ी नाइफ से उसकी गर्दन काट दी जाती है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि लड़की हो इसलिए जिंदा जाने दे रहा हूँ। गुड्डू से कहना है कि सारे बाहुबलियों के सपोर्ट के बिना गुड्डू को पूर्वांचल की कुर्सी नहीं मिलेगी और यह फैसला वेस्ट वालों की मीटिंग में तय होगा। इधर गुड्डू पुलिस स्टेशन स्कूटर लेने जाता है, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर वो अपने ख़राब टांग से स्टार्ट करने की कोशिश करता है और फाइनली स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और जाते जाते गुड्डू उस छड़ी को वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं त्रिपाठी हाउस, जहाँ गुड्डू और गोलू के साथ बीना अपने बच्चे के साथ रहती है। माधुरी को लगता है कि बीना को गुड्डू बंदी बनाए है, लेकिन बीना यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है। वो चाहती है कि बड़ा होकर उसका बेटा गद्दी पर बैठे, लेकिन फ़िलहाल तो उसे एक पावरफुल आदमी की ज़रूरत है जो उसे और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करे। इसलिए फ़िलहाल वो गुड्डू के पाले में खेल रही है। गोलू जब गुड्डू को मीटिंग के बारे में बताती है तो गुड्डू साफ मना कर देता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। वो गोलू से कहता है कि वो सबको मैसेज करे कि सारे बाहुबली मिर्ज़ापुर आकर अपनी लॉयल्टी साबित करें और जो नहीं आएगा उसे हमारा दुश्मन माना जाएगा। इधर जौनपुर में शरद गुड्डू के मैसेज का मजाक बनाता है और बाकी लोगों से कहता है कि वेस्ट की मीटिंग से पहले वो बाकी बाहुबलियों से मिलकर उन्हें कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करे और उन्हें अपनी तरफ करें। जिसके बाद शरद की माँ उससे कहती है कि पूर्वांचल की गद्दी पर अपनी दावेदारी प्रूफ करने के लिए इन प्यादों पर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा जाकर वेस्ट के मीडिएटर से मिलो। जिसके बाद शरद अपनी माँ के सुझाव पर वेस्ट के मीडिएटर मुनव्वर नियाजी से मिलने मेरठ जाता है, जहाँ पर शरद उसे पहली मुलाकात में ही इम्प्रेस कर लेता है। इधर गुड्डू का आदमी बताता है कि उसे मीटिंग में जाना चाहिए। शरद सबको गुड्डू के खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन गुड्डू कहता है कि वो मीटिंग में नहीं जाएगा और सबको देख लेगा।
जिस पर गोलू उसे समझाती है कि राज करने के लिए बाहुबल के साथ बुद्धि भी ज़रूरी है, इसलिए मीटिंग में जाओ, पता भी चल जाएगा कि कौन क्या सोचता है। और गुड्डू मान जाता है। इधर मीटिंग में शर्त करा होता है कि जो आदमी बैठक की परंपरा का सम्मान नहीं कर सकता वो गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, इसलिए पूर्वांचल की गद्दी मिर्ज़ापुर को नहीं जौनपुर को मिलनी चाहिए। कि तभी गुड्डू वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि जैसे भीख में जौनपुर मिला था वैसे ही भीख में गद्दी भी चाहिए इसे। गुड्डू कहता है कि त्रिपाठियों का नामो निशान उसने मिटाया है, इसलिए गद्दी उसे मिलनी चाहिए। जिस पर शरद कहता है कि जब तक कालीन भैया की लाश नहीं मिल जाती हम कैसे मान लें कि वो मर चुके हैं। मुनव्वर कहता है कि गुड्डू और शरद के पास दशहरा तक का टाइम है अपनी दावेदारी साबित करने के लिए, और तब तक कोई खून खराबा नहीं चाहिए, नहीं तो वेस्ट वालों को इंटरफेयर करना पड़ जाएगा। मीटिंग के बाद गोलू गुड्डू से कहती है कि कालीन भैया पक्का शरद के पास है, तभी वो इतना उछल रहा है। और गोलू का शक बिल्कुल सही था। शरद ने कालीन भैया को सिवान में छुपा कर रखा हुआ था, दत्तात्रेय की देखरेख में। कालीन भैया जिंदा तो था लेकिन कोमा में था। इधर आईजी वाल्मीकि नाम के एक आदमी को गुड्डू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इधर सिवान में दत्ता शरद से कहता है कि उसे हर हाल में गोलू का सिर चाहिए, और शरद उससे वादा करता है कि गुड्डू को हराने से पहले वो गोलू का सर उसे ला कर देगा। और ये सुनकर बड़े परेशान हो जाता है, जिससे साफ था कि ये बड़े के भेष में छोटे हैं, जैसा कि हम सबको भी लगा था। इधर आईजी के आदेश पर गुड्डू को मारने के लिए वाल्मीकि अपने आदमियों को भेज देता है। त्रिपाठी हाउस के ऊपर एक स्नाइपर गुड्डू पर निशाना लगाता है, लेकिन बीच में बीना बैठी थी, जिसकी सेफ्टी उन लोगों की प्रायोरिटी थी, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता और शूट करने के बजाय सिर्फ उन लोगों पर नज़र रखता है। तभी गुड्डू गाड़ी लेकर फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और वाल्मीकि का एक और आदमी उसका पीछा करता है। फैक्ट्री में गुड्डू वर्कर से बात करता है कि काम कैसा चल रहा है, तो वो वर्कर्स बोलते हैं कि कुछ खास नहीं, हमारे पास वर्कर्स कम है, सप्लाई भी रुकी हुई है। तो गुड्डू कहता है कि ओवर टाइम शुरू कर दो और जल्दी ही नए वर्कर्स उन्हें ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद गोलू कॉलेज आती है, जहाँ पर वो कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाती है जो कि फैक्ट्री में गन्स बनाने का काम करेंगे। इधर गोलू के डैड और जज डिम्पी से मिलने घर आते हैं, जहाँ डिम्पी जज से कहती है कि वो केस को जितना लंबा खींच सके उतना खींचे, तब तक वो पापा को केस लड़ने के लिए कन्विंस करते रहेंगे। जिसके बाद गोलू के डैड एक फाइल लेकर त्रिपाठी हाउस जाता है। अब बिजनेस का काम गोलू देखती थी, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए गोलू को वो खेत वाली ज़मीन चाहिए थी जो जेपी यादव ने त्रिपाठी के नाम की थी, ताकि वो उस पर अफीम की खेती कर सके। लेकिन गोलू को फाइल से पता चलता है कि वो ज़मीन तो कालीन भैया के नाम थी, लेकिन बेनिफिशियरी पर मुन्ना नहीं माधुरी का नाम था। असल में तब माधुरी सीएम नहीं थी, इसलिए वो ज़मीन उसको अलॉट हो गई थी। लेकिन गुड्डू और गोलू को वो ज़मीन चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही आदमी की मदद कर सकता है, और वो है डॉग स्टाइल का शौकीन जेपी यादव, जो फिलहाल तो उस एमएमएस कांड के बाद अंडरग्राउंड है। और अब गोलू को कालीन भैया के साथ साथ जेपी का भी पता लगाना है। बेचारी छोटू सी गोलू के कंधों पर कितना भार है, शायद इसलिए गुड्डू के साथ कभी कभी वो भी जिम में वर्कआउट कर लेती है। इधर जेल में बर्फी मास्टर यानी कि लाला को जेल से बाहर निकलना था, लेकिन सिस्टम में माधुरी के दखल के चलते उसका वकील उसकी बेल नहीं करा पा रहा था। अब शरद को भी चाहिए थी बर्फी यानी कि अफीम, जिसका सौदागर था लाला, जिसके लिए शरद जेल जाकर लाला से डील करता है कि वो उसे जेल से बाहर निकालेगा और बदले में बर्फी के बिजनेस में लाला उसे पार्टनर बनाएगा। और लाला इस बात के लिए एग्री भी हो जाता है। शरद लाला को वार्न करता है कि डील में अगर बाद में पलटी मारी तो अच्छा नहीं होगा। इधर वाल्मीकि आईजी से कहता है कि गुड्डू पर उसके एरिया में अटैक करना रिस्की है, इसलिए वो लोग गुड्डू को यहाँ से दूर ले जाकर उस पर अटैक करेंगे। और प्लान ये था कि गुड्डू को है पहलवानी का शौक, इसलिए आने वाले मिस्टर पूर्वांचल कंपटीशन में गुड्डू को चीफ गेस्ट के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा और गुड्डू मना भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वाल्मीकि के कहने पर शो का जो आयोजक रहता है वो गुड्डू को शो में एज अ चीफ गेस्ट आने का निमंत्रण देता है। गोलू कहती है कि वहाँ जाना रिस्की होगा। गुड्डू कहता है कि लेकिन जाना तो पड़ेगा, खुद को प्रूव करना है तो जनता के बीच पकड़ जमानी पड़ेगी। और गोलू को जाना था भदोई जेपी का पता लगाने। जाने से पहले वो गुड्डू से कहती है कि वो उसके लौटने का वेट करे और अकेले पूर्वांचल कंपटीशन में ना जाए। जिसके बाद वो भदोई के लिए निकल जाती है। इधर भदोई में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, जहाँ पर एक कवि उस एरिया के विधायक के सामने गाली गलौज वाली कविता सुना रहा था, जिसके लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टेज के पीछे गोलू जेपी के दोस्त सत्या से मिलती है और जेपी का पता पूछती है। सत्या कहता है कि उसे नहीं पता। गोलू कहती है कि तो पता करो, इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। इधर गुड्डू गोलू के बिना ही पूर्वांचल कंपटीशन में चला जाता है।
और दूसरी तरफ लौटते वक्त गोलू चेकिंग में फंस जाती है, जो कि आईजी और वाल्मीकि का प्लान का हिस्सा था। शो के पीछे गुड्डू को मारने के लिए इन्होंने पूरी टीम बुला रखी थी। इधर शो में गुड्डू के साथ एक और चीफ गेस्ट मौजूद था, वहाँ का भोजपुरी सुपरस्टार सुत्तन झा, जो कि असल में वहाँ का चीफ गेस्ट रहता है। गुड्डू को तो फंसाने के लिए चीफ गेस्ट बनाया था, जिस कारण वहाँ पर 2 चीफ गेस्ट हो गए थे। खैर शो के बाद गुड्डू सुत्तन झा से बात करता है, लेकिन सुत्तन उससे ऐंठ कर बात करता है और गुड्डू की इंसल्ट करता है, जिस पर गुड्डू सुत्तन को सूद देता है। इससे पहले कि वो सुत्तन का सत्तू बनाकर खा जाए, वाल्मीकि बीच में आकर इंटरफेयर कर देता है। दूसरी साइड गुड्डू के आदमियों पर अटैक होता है और इधर गुड्डू पर, लेकिन गुड्डू फाइट बैक करते हुए एक एक करके वाल्मीकि की पूरी टीम निपटा देता है। लेकिन लास्ट में वाल्मीकि उस पर गन तान देता है कि तभी एक गाड़ी वाल्मीकि को उड़ा देती है और ये गाड़ी किसी और की नहीं, गोलू की थी। गुड्डू देखता है कि वाल्मीकि ने पुलिस की बेल्ट पहन रखी थी और वो समझ जाता है कि अटैक माधुरी ने करवाया है, जिसके बाद वो सुत्तन झा को भी शूट कर देता है। गुड्डू ने जानबूझकर किया था, क्योंकि इन सब की मौत का जिम्मेदार मीडिया वाले माधुरी को ही बनाएंगे, और ऐसा ही होता है। माधुरी का प्लान बैकफायर कर जाता है। मीडिया वाले सरकार को घेर लेते हैं और उनसे कई तरह के सवाल पूछते हैं, और माधुरी को किसी सवाल का जवाब देते नहीं बनता। इधर सिवान में हम देखते हैं कि कालीन कोमा से बाहर आ जाता है। कालीन सबसे पहले मुन्ना के बारे में पूछता है, तो शरद बताता है कि मुन्ना तो मारा गया, जिस पर कालीन शरद से गन मांगता है और शरद के ऊपर तान कर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। शरद कहता है कि पिता को खो चुके हैं, आपको खोना नहीं चाहते, साथ मिलकर गुड्डू को ख़त्म करेंगे और आपका खोया हुआ वर्चस्व फिर से हासिल करेंगे। लेकिन मुन्ना को खोने के बाद कालीन पूरी तरह से टूट जाता है और अब गद्दी से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये सोचकर खुद को कोस रहा था कि उसे मौत क्यों नहीं आई। ये सारी बातें शरद अपनी माँ को जाकर बताता है। उसकी माँ कहती है कि त्रिपाठी का जख्म भरना है तो तुम्हें मुन्ना की जगह लेनी होगी, ऐसा दिखाओ जैसे अब तुम ही उसके बेटे हो। इधर सत्या गोलू को कॉल करके बताता है कि जेपी से वो गोलू की मीटिंग करा देगा, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। गोलू कहती है कि वो पैसे अरेंज करके उसे बता देगी। इधर माधुरी मिर्ज़ापुर में हुए मसेकर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान करती है और इस केस पर एक जांच कमेटी बैठाने का ऑर्डर देती है, और इसके साथ आईजी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके लिए होम मिनिस्टर आईजी को ताना देता है कि और करो मैडम के लिए काम। इधर शरद माधुरी से मिलने आता है। वो कहता है कि गुड्डू को मात देने के लिए उसके पास एक प्लान है। उन्हें लाला को अपनी साइड करना होगा। उसका बिजनेस गुड्डू के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, जिससे गुड्डू का बिजनेस कमज़ोर पड़ जाएगा, और जो बाहुबली बिजनेस नहीं संभाल सकता उसे कोई बाहुबली नहीं मानता, और इस तरह से गुड्डू का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। माधुरी कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लाला की बेल नहीं करवाएगी और उसके पास एक दूसरा प्लान है। इधर सिवान में हम बड़े के भेष में छोटे यानी कि शत्रुघ्न को देखते हैं, जिसे अपने बड़े भाई का रोल करना भारी पड़ रहा था। वो सलोनी से कटा कटा रहता था। सलोनी जब भी उसके पास आने की कोशिश करती थी वो कोई बहाना बना देता था, क्योंकि आज भी वो गोलू को नहीं भूला। इधर माधुरी पार्टी की छवि सुधारने के लिए आमबाग का प्रोजेक्ट अनाउंस करती है अपने स्वर्गीय पिता के सम्मान में, लेकिन पार्टी में कुछ फंड्स की कमी थी, तो बचे हुए फंड्स का जुगाड़ शरद को करना था, जिसके लिए माधुरी वो जेपी वाली खेत की ज़मीन का जिम्मा शरद को देती है और कहती है कि फंड्स जुटाने में ये ज़मीन आपके काम आएगी। जिसके बाद शरद उस ज़मीन पर अफीम की खेती करवाता है। इधर जेल में रमाकांत को एक कैदी मिलता है जो उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि एक पावरफुल आदमी ने उसकी बेटी का रेप करके उसको जिंदा जला दिया था। उसने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद नहीं करी और मजबूरी में आकर इसने उस रेपिस्ट की हत्या कर दी और तब से उस जेल में बंद है। वो कहता है कि उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है। वो रमाकांत से हेल्प मांगता है कि वो उसके लिए एक मर्सी अपील फाइल करे, और रमाकांत मान भी जाता है। बस फिर क्या था, रमाकांत के पास मर्सी अपील करवाने वालों की लाइन लग गई, जिसके बाद मिसेस पंडित उनसे मिलने आती है। वो कहती है कि दुनिया भर की सज़ा माफ़ करवाने का ठेका ले लिए हो और खुद फांसी पर लटकना चाहते हो। वो कहती है कि आपको ये फैसला लेने का हक नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे जुड़ी है। इन सब बातों से रमाकांत का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपना केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। कोर्ट में रमाकांत खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसने गोली एक फेक एनकाउंटर को रोकने के लिए चलाई थी, ना कि मौर्य के मर्डर करने के इरादे से, इसलिए उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए। जिस पर कोर्ट अगली सुनवाई में रमाकांत को इस बात को प्रूफ करने का मौका देती है। इधर आईजी माधुरी से मिलने आता है। वो कहता है कि मैडम मैंने तो वही किया जो आपने कहा था, फिर भी मेरे साथ ये सुलूक किया।
माधुरी कहती है कि क्या करते मजबूर थे, लेकिन आपकी वर्दी आपको फिर से मिल सकती है। सरकारी गवाह बन जाइए और रमाकांत के अगेंस्ट में गवाही दीजिए। और आईजी इस बात के लिए एग्री भी हो जाता है और कोर्ट में जाकर रमाकांत के अगेंस्ट गवाही देता है कि पहले रमाकांत ने मौर्य को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन मौर्य जब ब्लैकमेल की झांसे में नहीं आया तो गुड्डू के बिजनेस को बचाने के लिए रमाकांत पंडित ने मौर्य का मर्डर कर दिया। इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर। इस बयान से रमाकांत की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और डिफेंड में कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। इधर जेल में उसी कवि को लाया जाता है जिसे विधायक पर भद्दी कविता कहने पर अरेस्ट किया गया था। इसी जेल में शबनम लाला से मिलने आती है। वो कहती है कि शरद सही आदमी नहीं है, हम गुड्डू के साथ ज़्यादा सेफ रहेंगे, इसलिए शरद से कोई डील ना करें और आपकी नेटवर्क की जिम्मेदारी आप हमें दे दें। और लाला ऐसा ही करता है, जिसके बाद शबनम त्रिपाठी हाउस जाकर गुड्डू से मिलती है और उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। जिसके बाद गुड्डू शबनम के साथ बर्फ़ी की डील करने नेपाल जाती है। डील के बाद गुड्डू और शबनम होटल में रुकते हैं और गुड्डू गोलू को कॉल करके कहता है कि वो कल सुबह यहाँ से निकल जाएगा। जिसके बाद गोलू को अपने खबरी का कॉल आता है। वो बताता है कि कालीन भैया का पता चल गया है, वो सिवान में है दत्ता त्यागी के पास। तभी शौकीनली हम देखते हैं कि वो आदमी गोलू को डबल क्रॉस कर रहा था। वो शत्रुघ्न से मिला हुआ था और यहाँ गुड्डू और गोलू को फंसाने के लिए एक जाल बुना जा रहा था, क्योंकि शत्रुघ्न को अकेले दोनों से बदला लेना था। कालीन की खबर मिलते ही गोलू गुड्डू को कॉल करती है, लेकिन गुड्डू तो शबनम के साथ रोमांस में बिजी था और गोलू का कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद गोलू रॉबिन से जाकर बात करती है, सिवान में अटैक के लिए फंड्स इकट्ठा करती है। रॉबिन कहता है कि इसमें रिस्क है, लेकिन गोलू नहीं मानती और फैक्ट्री जाकर अपने आदमियों को पेमेंट देती है और बिना गुड्डू के अकेले ही सिवान में अटैक करने निकल जाती है, जहां सबसे पहले वो घर के बाहर तैनात 2 गार्ड्स को निपटाती है और फायरिंग करते हुए अपने आदमियों के साथ कालीन भैया के रूम तक पहुंच जाती है, जहां आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, जिससे गोलू को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, गोलू चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। तभी अचानक से गोलू और उसके शूटर पर गोलियां चल जाती हैं। गोलू की पूरी टीम खत्म हो जाती है और गोलू किसी तरह अपनी जान बचाकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। गोलू को लग रहा था कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी। वो सोचती है कि अगर मरना ही है तो त्रिपाठी को भी मार कर जाएगी। जिसके बाद वो त्रिपाठी को मारने जाती है, लेकिन इससे पहले वो त्रिपाठी को शूट कर दी। कोई गोलू को ही शूट कर देता है, जो कोई और नहीं शत्रुघ्न ही था। जब शरद और दत्ता वहाँ पर आते हैं तो शत्रुघ्न इन सब के बारे में उन्हें रिपोर्ट करता है कि गुड्डू के आदमियों ने हम पर अटैक किया था। तो वो लोग पूछते हैं कि लीड कौन कर रहा था। इस पर शत्रुघ्न झूठ बोल देता है कि कोई नहीं, सिर्फ उनके आदमी लोग थे, गोलू गुड्डू साथ में नहीं थे। लेकिन शरद को ये बात हजम नहीं होती। उसे शक होता है कि शत्रुघ्न उसे कुछ छुपा रहा है और दत्ता शत्रुघ्न से कहता है कि पता लगाओ कि हमारे अड्डे के बारे में खबर किसने लीक की। शरद कहता है कि अब वो ताऊजी को यहाँ पर रखने का रिस्क नहीं ले सकता और वो उन्हें अपने साथ जौनपुर लेकर जाएगा। इधर गुड्डू मिर्ज़ापुर लौटते ही गोलू के बारे में पूछता है। बिना बताती है कि गोलू पिछली रात फैक्ट्री गई थी, अभी तक नहीं लौटी। ये सुनकर गुड्डू परेशान हो जाता है। वो डिम्पी और गोलू के डैड से कॉल करके पूछता है, लेकिन गोलू का कुछ पता नहीं चलता। फिर वो फैक्ट्री के एक लड़के से गोलू के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि उसकी अभी नई जॉइनिंग है, उसे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। उसे बस इतना पता है कि उस रात कहीं पर अटैकिंग का प्लान चल रहा था। जिस पर गुड्डू का शक सीधा शरद पर जाता है कि गोलू को उसी ने गायब किया है। इधर शरद त्रिपाठी को लेकर जब शुक्ला हाउस पहुंचा ही था कि तभी उसका आदमी उसे कॉल करके बताता है कि गुड्डू अपने आदमियों के साथ जौनपुर में एंटर किया है। शरद कहता है कि पूरे एरिया को सील कर दो, हमारे हैं। शरद को लग रहा था कि त्रिपाठी जौनपुर में है, शायद इसकी खबर गुड्डू को चल गई होगी। जिसके बाद जौनपुर में गुड्डू और शरद का आमना सामना होता है। गुड्डू कहता है कि चुपचाप बता दो कहाँ रखे हो। शरद कहता है कि गद्दी के चक्कर में पगला गए हो क्या, जो बिना इन्फॉर्मेशन यहाँ ताऊजी को ढूंढने चले आए। गुड्डू कहता है कि आपके आदरणीय ताऊजी गए तेल लेने, गोलू कहाँ है। शरद कहता है कि गोलू उसके पास नहीं है। गुड्डू कहता है कि बर्फ़ी चाहिए तो बता, मेरे पास रखी है, लेकिन हमको गोलू लौटा दो। माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी का हो जाता है। बात मुनव्वर तक पहुंच जाती है। वो गुड्डू से कहता है कि आप जौनपुर में हैं, शांति बनाए रखें, इंशाअल्लाह गोलू मिल जाएगी। और गुड्डू मिर्ज़ापुर लौट जाता है। तभी मुनव्वर को किसी अब्बास नाम के आदमी का कॉल आता है, जो मुनव्वर को मिर्ज़ापुर और जौनपुर दोनों पर कंट्रोल बनाने को कहता है। इधर शरद लाला को कॉल करके बर्फ़ी की डील गुड्डू के साथ करने पर अपनी नाराज़गी जताता है। लाला कहता है कि आप हमारी बेल नहीं करवा पाए, हम आपको बर्फ़ी नहीं दे पाए।
जिस पर शरद लाला को मारने की धमकी देता है। इधर शुक्ला हाउस पर त्रिपाठी की खूब सेवा पानी की जा रही थी। त्रिपाठी शरद को बताता है कि लाला की बर्फी समुद्र के रास्ते से आती है, जिसके बारे में शरद जाकर माधुरी को बता देता है ताकि पुलिस पहुंचकर उनकी सारी बर्फी जब्त कर ले। इधर त्रिपाठी हाउस पर बीना गुड्डू से कहती है कि बर्फी का जिक्र शुक्ला के सामने काहे कर दिए, पहले बर्फी आ तो जाने देते, कुछ नुकसान हो गया तो। गुड्डू कहता है कि गोलू के सामने उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता, चाहे वो बर्फी हो या फिर गद्दी। जिसके बाद गुड्डू शरद के आदमियों पर अटैक करवा देता है। बदले में शरद के लोग भी फाइट बैक करते हैं, जिसके बाद गुड्डू खुद इन्वॉल्व हो जाता है और शरद के आदमियों को चुन चुन कर मारने लगता है, जिस पर शरद का खून खोल उठता है। लेकिन त्रिपाठी उसे शांत रहने की नसीहत देता है। वो कहता है कि गुड्डू भस्मासुर की तरह है, वो अपना सत्यानाश खुद ही करेगा, उसे उत्पात मचाने दो, तुम शांत रहो, जब मीटिंग होगी तब गुड्डू ही फंसेगा। शरद कहता है कि आप मुझे बैकफुट पर आने को कह रहे हैं। त्रिपाठी कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे। वो वचन देता है कि कुर्सी पर वो शरद को बैठाएगा। इधर मुनव्वर गुड्डू को कॉल करके वायलेंस रोकने को कहता है, लेकिन गुड्डू कहता है कि जब तक गोलू नहीं मिलेगी ये सब नहीं रुकेगा। उधर पुलिस नेपाल से आ रही बर्फी वाली बोट को पकड़ लेती है, लेकिन बर्फी की जगह उन्हें चावल मिलती है, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा ऑफिसर लाला का ही आदमी रहता है। वो सेफली माल को दूसरे रूट से गुड्डू तक पहुंचा देता है। माल पकड़ते पकड़ते बचा था, जिसके लिए शबनम गुड्डू को आकर सुनाती है कि उस गोलू के चक्कर में तुम धंधे का नुकसान करवा दोगे। इस पर गुड्डू भड़क जाता है। वो कहता है कि गोलू से ज़्यादा उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता, और शबनम दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुड्डू बर्फी का सैंपल सब जगह भिजवा देता है। शरद का आदमी कहता है कि ये वाली अफीम अपनी क्वालिटी से बेटर है, अगर ये मार्केट में आ गया तो हमारा माल बिकना मुश्किल हो जाएगा। इधर जेल में लाला रमाकांत से कहता है कि जब सबकी मर्सी पिटीशन फाइल कर ही रहे हैं तो लगे हाथ हमारी भी पिटीशन डाल दीजिए। रमाकांत कहता है कि ठीक है, आप कन्फेशन लिखकर हमें दे दीजिए। इधर गोलू के पापा पुलिस में होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गोलू के मैटर में पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट था, माधुरी के प्रेशर की वजह से। इधर माधुरी उन सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करवा देती है जो किसी तरह गुड्डू से जुड़े थे, और उनकी जगह नए ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट में ले आती है। लेकिन इस तरह का ऑर्डर तो होम मिनिस्टर के अंडर आता है, जिससे होम मिनिस्टर तिलमिला जाता है। वो माधुरी से अपनी नाराज़गी जताता है कि उसको बताए बिना डिपार्टमेंट में इतना बड़ा फेरबदल क्यों किया गया, जिस पर माधुरी कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस्तीफा दे दीजिए, और होम मिनिस्टर वहाँ से चला जाता है। इधर शत्रुघ्न एक अंधेरे कमरे में जाता है, जहाँ शॉकिंगली हम देखते हैं कि गोलू जिंदा है। शत्रुघ्न ने गोलू को अपनी बेटी के स्कूल में एक कमरे में छुपा कर रखा हुआ था। गोलू कहती है कि मुझे जिंदा क्यों रखा है, मारा क्यों नहीं। तो जवाब में शत्रुघ्न गोलू के जख्मों को दबाकर उसे टॉर्चर करता है। शत्रुघ्न का मकसद गोलू को मारना नहीं बल्कि उसे तड़पाना था। इधर माधुरी को भी जेपी की तलाश थी, जिसके लिए अपनी खास कार्यकर्ता और जेपी की फेवरेट रह चुकी जरीना को बुलाती है और उसे कहती है कि वो जेपी का पता लगाए। बदले में उसे एक बड़ा पोस्ट ऑफर करती है। इधर हम देखते हैं कि जेपी वाराणसी में छुप कर रहा था और ऑपोजिशन के कुछ नेता उससे मिलने आते हैं। इधर रॉबिन ने डिम्पी के प्यार में अपने पुराने काम से संन्यास ले लिया था और डिम्पी के साथ परिवार की सारी जिम्मेदारी निभा रहा था। इधर जेल में उन कैदियों को आज रिहा किया जा रहा था जिनकी सज़ा माफ़ कर दी गई थी रमाकांत की पिटीशन के चलते, जिसके लिए जेल में एक प्रोग्राम चल रहा था जहाँ पर उसी कवि को सब सुन रहे होते हैं। तभी लाला आकर उसकी कविता के लिए उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी वो कवि लाला के गले में पेंसिल से स्टैब करके उसे मार देता है। इस घटना के बाद रमाकांत उसे पूछता है कि उसने ये क्यों किया, तो वो आदमी बताता है कि उसने शरद शुक्ला के कहने पर किया है। इधर सिवान में गोलू शत्रुघ्न की हरकतों से उसे पहचान लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम भरत नहीं शत्रुघ्न हो, जिसका फ़ायदा उठाकर वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर दत्ता को पता चला कि तुम भरत नहीं शत्रुघ्न हो तो तुम्हें मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, इसलिए तुम दत्ता को मार दो और हमारे साथ आ जाओ। शत्रुघ्न पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो गोलू बोलती है हाँ, इस पर शत्रुघ्न उसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और अब मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। गोलू फिर कहती है कि इस झूठी ज़िंदगी से छुटकारा चाहिए तो दत्ता को तुम्हें मारना ही होगा, और शत्रुघ्न वहाँ से चला जाता है। इधर मिर्ज़ापुर में बीना माधुरी के पीए को कॉल करके कहती है कि वो माधुरी से कहकर उसे वहाँ से जल्दी निकलवाए। फिर वो शरद की माँ को कॉल करके कहती है कि वो शरद से कहे कि बीना को वहाँ से जल्दी छुड़वाए, लेकिन शरद की माँ त्रिपाठी को ये नहीं बताती कि बीना का कॉल आया था,
क्योंकि अगर त्रिपाठी को अपनी रियल फैमिली मिल गई तो त्रिपाठी उनका साथ छोड़ देगा। इधर सिवान में एक आदमी दत्ता से कहता है कि वो शत्रुघ्न की फेवरेट चाट लेकर आया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि शत्रुघ्न नहीं रहे, जिस बात पर वो खेत जताता है, जिस पर शत्रुघ्न उसे हटका देता है, कहता है कि हटाओ ये सब और जाओ यहाँ से। लेकिन दत्ता उसे वो चाट ले लेते हैं। तभी शत्रुघ्न को अपने आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि गोलू के डैड का इस एरिया में तबादला हुआ है। उसे गोलू की गाड़ी मिल गई है, उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। जिसके बाद शत्रुघ्न देखता है कि दत्ता छोटे को याद करके रो रहे होते हैं और वो चाट को खा रहे थे, जिससे शत्रुघ्न को रियलाइज़ होता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। इधर शरद को पता चलता है कि शत्रुघ्न बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, जिससे शरद का शक यकीन में बदल जाता है कि गोलू को गायब करने में शत्रुघ्न का ही हाथ है। और वो सिवान जाकर उसे मिलता है। वो कहता है कि उसे पता है कि गोलू को तुमने मारा है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाकर हमारी दोस्ती के बीच दीवार डाल दी और आज से तुम्हारे और हमारे संबंध प्रोफेशनल रहेंगे। ये कहकर शरद वहाँ से चला जाता है। जौनपुर में जब त्रिपाठी को लाला की मौत का पता चलता है तो वो शरद से कहता है कि लाला को मारकर तुमने गलत किया। लाला के मरने के बाद उसका बिजनेस गुड्डू के पास चला गया। फिर वो कहता है कि एक काम करो, बैठक बुलवाओ और शांति का प्रस्ताव रखो, इससे तुम्हारी पोजीशन गुड्डू से स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। और शरद ऐसा ही करता है। बैठक में सबको अपनी तरफ से गिफ्ट लाने के लिए बोला जाता है। गुड्डू भी बोरे में लेकर कुछ आता है और त्रिपाठी पर्दे के पीछे बैठकर बैठक की सारी बातें सुन रहा था। बैठक में तय होता है कि दशहरा आने तक पूर्वांचल की गद्दी को मिर्ज़ापुर और जौनपुर में बांट दिया जाएगा, यानी पूर्वांचल की जिम्मेदारी गुड्डू और शरद मिलकर उठाएंगे और अब कोई बखेड़ा नहीं होगा। जाते जाते गुड्डू गिफ्ट वाली बोरी वहाँ रख जाता है, जिसे खोलने पर एक आदमी का कटा सिर बाहर आता है, जो शरद का ही आदमी था। इधर सिवान में दत्ता ने अपने कुछ आदमियों को बांध कर रखा हुआ था। दत्ता को शक था कि इनमें से किसी ने त्रिपाठी वाली इन्फॉर्मेशन लीक करी थी और सबको बुरी तरह मारकर टॉर्चर करता है। जिस पर शत्रुघ्न दत्ता से कहता है, आप रुकिए, हम बुलवाते हैं। और वो अपने आदमी के पास जाकर धीरे से बोलता है कि मर जाना मगर मुंह मत खोलना, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। जिसके बाद शत्रुघ्न उस आदमी को तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर वो दत्ता से कहता है कि जाने दीजिए, इसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो गोलू से मिलने जाता है। शत्रुघ्न कहता है कि तुम गलत थी, दत्ता उससे बहुत प्यार करते हैं। गोलू कहती है कि मरे हुए से सब प्यार ही करते हैं। जिस पर शत्रुघ्न भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी जहरीली जुबान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो गोलू को धमकी देता है कि वो उसे मार देगा। गोलू कहते हैं कि मारना है तो मार दो, लेकिन हमारी लाश नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर गुड्डू को पता चला कि तुमने हमें मारा है तो गुड्डू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शत्रुघ्न कहता है कि तुम गुड्डू से प्यार करती हो ना, तुम्हें गुड्डू चाहिए, हमें तुम चाहिए और गुड्डू को पूर्वांचल चाहिए, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद मिर्ज़ापुर की सीमा पर कूड़े के ढेर से एक लड़की की जली हुई लाश मिलती है। और इधर शत्रुघ्न जब घर आता है तो सलोनी देखती है कि उसका हाथ जला हुआ था। इधर गुड्डू और गोलू के डैड लाश को देखने आते हैं। पुलिस बताती है कि लाश पर जो कपड़े हैं वो गोलू के ही हैं। ये सुनकर गोलू के डैड टूट जाते हैं। गुड्डू उन्हें संतावना देने जाता है कि तभी गोलू के डैड गन अपनी गर्दन पर रखकर खुद को ही शूट कर लेते हैं। गोलू की मौत के बाद गुड्डू पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। वो देखता है कि उसकी फैमिली को भी उसकी ज़रूरत नहीं है और उसकी जगह रॉबिन ले चुका है। इधर जौनपुर में त्रिपाठी शरद से कहता है कि कांड त्यागी ने किया है, लेकिन शक तुम पर आएगा, इसलिए पहले ही आगे आकर गोलू की मौत की जिम्मेदारी ले लो, इससे तुम्हारा भौकाल बनेगा और गुड्डू तिल मिलाकर अटैक करने ज़रूर आएगा और तब हम उसे घेर कर मारेंगे। इधर सिवान में सलोनी नोटिस करती है कि शत्रुघ्न ही गिन्नी को स्कूल छोड़ने जाता था और जब वो कहती थी कि वो छोड़ने जाएगी तो शत्रुघ्न मना कर देता था कि नहीं, गिन्नी को वही स्कूल छोड़ेगा। सलोनी को कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो शत्रुघ्न का पीछा करती है। जहाँ शॉकिंगली हम देखते हैं कि गोलू अभी भी जिंदा है। जो लाश मिली थी वो किसी और लड़की की थी। शत्रुघ्न ने यह सब गुड्डू और शरद के बीच टेंशन क्रिएट करने के लिए किया था, लेकिन सलोनी ये सब देख लेती है। गोलू कहती है कि ये भरत नहीं शत्रुघ्न है। तभी सलोनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन शत्रुघ्न उसे पकड़ लेता है और उसी रूम में गोलू के साथ उसे बंद कर देता है। इधर मिर्ज़ापुर में माधुरी गुड्डू को कॉल करके कहती है कि वो बीना और बच्चे को फ्री कर दे और बदले में वो रमाकांत को फांसी होने से बचा लेगी, लेकिन गुड्डू मना कर देता है।
गुड्डू बीना से कहता है कि वो और मुन्ना उसकी जिम्मेदारी है, और रही बात अपने पिता की तो इस मैटर को वो अपनी तरह से हैंडल करेगा। माधुरी जानती थी कि जैसे कोर्ट में रमाकांत के खिलाफ फैसला आएगा, गुड्डू ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगा, और जैसे ही वो ऐसा करेगा पुलिस के आदमी उसे शूट कर देंगे। अगले दिन कोर्ट में जज रमाकांत को फांसी की सजा सुनाने ही जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में रॉबिन हुड खड़ा होता है। वो कोर्ट में रमाकांत के पक्ष में गवाही देता है कि गुड्डू के खिलाफ सारे सबूत उसने जुटाकर रमाकांत को दिए थे, और रमाकांत ने ही गुड्डू को अरेस्ट करवाया था। लेकिन मौर्य गुड्डू को एनकाउंटर करना चाहता था, और उसे बचाने के लिए रमाकांत ने मौर्य पर गोली चलाई थी। रॉबिन कहता है कि वो सारे सबूत कोर्ट में पेश कर देगा, जिसके बाद पूरा केस पलट जाता है और रमाकांत को फांसी नहीं होती, इसलिए गुड्डू भी कुछ नहीं करता और उसे मारने का माधुरी का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन इन सब से रॉबिन गुड्डू की नज़रों में आ गया था, जिसके बाद गुड्डू घर जाकर रॉबिन पर गुस्सा करता है कि ना वो सबूत देता और ना ही ये सब होता। तभी डिम्पी उसे बचाने आती है कि इसने ये सब पापा के कहने पर किया था, और रॉबिन कहता है कि फैमिली की जिम्मेदारी हम उठाए हैं, इसलिए हमारी फैमिली को और परेशान मत करिए। वो कहता है कि गोलू को भी उसने वार्न किया था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया, जिससे गुड्डू का पारा चढ़ जाता है कि कब से पूरे शहर में हम गोलू गोलू चिल्ला रहे हैं और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो। और गुस्से में गुड्डू रॉबिन का चेहरा पकड़ लेता है और इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसका अंगूठा रॉबिन की आंख में धंस जाता है और मौके पर ही रॉबिन की मौत हो जाती है। ये देखकर सारे लोग सहम जाते हैं। जब पुलिस पहुंचकर पूछती है कि किसने किया, तो डिम्पी बता देती है कि ये गुड्डू ने किया है, जिसके बाद गुड्डू सरेंडर कर देता है और माधुरी बीना को त्रिपाठी हाउस से निकाल कर अपने पास ले आती है और जेल में गुड्डू को पिटवाती है। इधर सिवान में गोलू सलोनी से कहकर अपनी हथकड़ी खुलवा लेती है, और जब शत्रुघ्न उन्हें देखने आता है तो वो सलोनी को आगे कर देती है और हथकड़ी से उसका हाथ काट कर भाग जाती है। और भागती हुई गोलू पर शत्रुघ्न गोली चला देता है, जिससे गोलू घायल हो जाती है। लेकिन तभी शत्रुघ्न सलोनी को देखता है, उसके हाथ से खून बह रहा था और वो उसे संभालता है, जिसका फ़ायदा उठाकर गोलू वहाँ से भाग जाती है। इधर मेरठ में मुनव्वर किसी हकीम सर से बात करता है। वो कहता है कि उसके पास एक बढ़िया मौका है, जिससे वो वेस्ट के साथ साथ पूर्वांचल यानी कि ईस्ट पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इधर गोलू मिर्ज़ापुर पहुंचती है। फैक्ट्री पहुंचकर उसे पता चलता है कि गुड्डू अरेस्ट हो गया है और उसके पिता ने उसके मौत के गम में आत्महत्या कर ली है, जिससे गोलू दुखी हो जाती है। फिर गोलू सत्या को कॉल करके जेपी से मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलती है। इधर जेपी खुद अपने आदमी को भेजकर जरीना को अपने पास बुलाता है और उससे डील करता है कि वो सरकार गिराने में उसकी हेल्प करे, जिसके बदले में जरीना उससे सीएम का पद मांगती है। जेपी कहता है कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो, पहले सरकार गिराओ फिर देखते हैं। जिसके बाद जरीना सारे बागी एमएलएस को साथ लेकर अपोजिशन पार्टी के लीडर खुशवाहा के पास जा रही होती है और खुशवाहा उससे पूछता है कि उसे आने में कितना टाइम लगेगा। जरीना कहती है कि वो बस आ ही रही है, लेकिन जब देर हो जाती है तो खुशवाहा फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल का जवाब शरद देता है। वो कहता है कि तुम्हारा प्लान चौपट हो गया है। जिसके बाद शरद सारे एमएलएस को धमकी देता है कि अगर वो लोग माधुरी के अगेंस्ट जाएंगे तो वो उन्हें मार देगा। इधर वाराणसी में जेपी को भी ये सब पता चल जाता है और इधर माधुरी आमबाग के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करती है और अपने पिता को श्रद्धांजलि देती है। इधर रॉबिन की मौत के बाद डिम्पी को गुड्डू से नफरत हो जाती है और वो कसम खाती है कि वो गुड्डू और उन जैसे गुंडों को ख़त्म कर देगी। जिसके लिए वो रमाकांत से मिलने जाती है और उन सब सबूतों के बारे में पूछती है। रमाकांत उसे बता देता है कि वो सबूत उसने कहाँ रखे हैं। जिसके बाद डिम्पी वो सबूत ले जाकर माधुरी को दे देती है, जिसमें गुड्डू के साथ बाकी गैंगस्टर के कच्चे चिट्ठे मौजूद थे, इंक्लूडिंग शरद। जिससे माधुरी को पता चल जाता है कि उसके पिता की हत्या के पीछे शरद का हाथ था और उसका दिल टूट जाता है। इधर गोलू जेपी से मिलने की फीस बर्फी की डील से जो पैसे आए थे उसे देकर चुकाती है और वाराणसी जाकर जेपी से मिलती है, जहाँ पर माधुरी का बागी होम मिनिस्टर भी मौजूद था। गोलू कहती है कि सरकार बनाने के लिए आपको शरद के टक्कर के किसी बाहुबली के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि गुड्डू, जो फिलहाल जेल में है। गोलू जेपी से डील करती है कि वो गुड्डू को जेल से छुड़ाए और बदले में वो उनकी सरकार बनाने में सपोर्ट करेंगे और जेपी मान जाता है। इधर माधुरी से मिलने शरद आता है। माधुरी उससे कहती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझसे छुपा रखी है। शरद को लगा कि शायद से त्रिपाठी वाली बात का पता लग गया है। शरद कहता है कि वो मानता है कि ताऊजी जिंदा है, ये बात छुपाकर उसने गलती की, और ये सुनकर माधुरी को दूसरा झटका लगता है। वो शरद से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे,
और शरद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माधुरी शरद के साथ साथ सारे गैंगस्टर को ख़त्म करने का प्लान बनाती है। इसके बाद वो त्रिपाठी से मीटिंग फिक्स करती है। वो त्रिपाठी से कहती है कि आपकी फैमिली मेरे पास है, अगर आपको अपनी फैमिली चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिए। इधर प्रयागराज में मुनव्वर फिर से मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर वो कहता है कि पूर्वांचल की हालत अभी नाजुक है, उसे संभालने का दम अभी किसी में नहीं है। इसलिए वो फैसला सुनाता है कि जब तक हालात सुधर नहीं जाते पूर्वांचल वेस्ट वालों की निगरानी में रहेगा। जिसके बाद एंट्री होती है कालीन भैया की। कालीन भैया को जिंदा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मुनव्वर कालीन को पूर्वांचल की गद्दी पर बैठने का न्योता देता है, लेकिन कालीन कहता है कि इस गद्दी पर वो नहीं, शरद बैठेगा। अब से शरद होगा किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, लेकिन लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। जिसके बाद त्रिपाठी शरद को शूट कर देता है और फिर त्रिपाठी एक एक करके सबको शूट करने लगता है और बची कसर वहां आकर पुलिस पूरा कर देती है। फिर त्रिपाठी अपना वादा निभाते हुए शरद को गद्दी पर बैठा देता है, जिस पर बैठकर शरद अपने प्राण त्याग देता है। जिसके बाद माधुरी बीना और उसके बच्चे को त्रिपाठी को सौंप देती है और इन सब के बाद त्रिपाठी जेल जाता है गुड्डू को देखने, लेकिन गुड्डू वहां पर नहीं होता। गोलू के कहने पर जेपी के आदमियों ने उसे जेल से भगा दिया था और लास्ट में गुड्डू को अपनी गोलू मिल जाती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सरप्राइजिंगली देखते हैं कि मकबूल जिंदा था और बीना उससे मिलने आती है। तो ये थी मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।